हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। मेरा नाम है सोनू एंड आज की क्लास में हम D++B नेचुरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके 27 सितंबर 2021 के हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द वेव्स विद द फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड, यानी कि वो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज से कम है उन्हें क्या बोलेंगे? तो उन्हें बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक वेव्स। अब देखिए जो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर आपकी 20,000 हर्ट्ज तक होती है इन्हें बोलते हैं हम ऑडिबल वेव्स। इन्हें क्या बोलते हैं? ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल वेव्स किसके लिए? ये ह्यूमंस के लिए। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 20 हर्ट्ज से कम है तो इसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स। इसको क्या बोलेंगे हम? इंफ्रासोनिक वेव्स। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स। उसको बोलेंगे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स। हमें पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज से कम होती है, ठीक है, बिलो होती है, तो उनको क्या बोलेंगे हम? इंफ्रासोनिक वेव्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट वन देखिए, Which of the following rule is used to determine the direction of force in electric motor? हमें क्या गिवन है? एक इलेक्ट्रिक मोटर है गिवन है, इसमें हमें क्या निकालनी है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, ठीक है, सॉरी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें होता क्या है? इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने जो लेफ्ट हैंड है उसके थंब इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर को स्ट्रेच करें। किस तरह से स्ट्रेच करें? इस तरह से स्ट्रेच करें कि तीनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। थंब, इंडेक्स एंड मिडल फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तब हमें थंब किसकी डायरेक्शन देगा? थंब हमें देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। थंब हमें देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इंडेक्स फिंगर देगी हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसकी डायरेक्शन देगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो मिडल फिंगर है किसकी डायरेक्शन देगी? फ्लो ऑफ करंट। किसकी डायरेक्शन देगी? फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन देगी। तो इसको आप निमोनिक बनाकर याद रख सकते हैं। थंब देगा आपको फोर्स की डायरेक्शन, इंडेक्स फिंगर देगी आपको मैग्नेटिक फील्ड जिसको बी से डिनोट करेंगे, बी की डायरेक्शन, एंड मिडिल फिंगर देगी आपको करंट की डायरेक्शन। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं FBI से, ठीक है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है सेकंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन देखिए, ए राइफल हैविंग ए मास ऑफ 8 kg। हमें एक राइफल गिवन है जिसका मास कितना है? 8 किलोग्राम। तो लिखेंगे मास ऑफ राइफल इज 8 किलोग्राम। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 8000 ग्राम। नेक्स्ट देखिए, फायर से बुलेट, यानी कि एक बुलेट को फायर करती है एट स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमें क्या गिवन है? वेलोसिटी या स्पीड ऑफ बुलेट 300 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, इफ द राइफल रिकॉइल्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये जो आपकी राइफल है ये क्या कर रही है? रिकॉइल कर रही है, पीछे की तरफ आ रही है विद ए वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो हम लिखेंगे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल, ये हो जाएगी अपनी 1.5 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड क्या करना है? मास ऑफ बुलेट हमें निकालना है। तो मास ऑफ बुलेट हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? मास ऑफ राइफल, वेलोसिटी ऑफ राइफल किसके इक्वल होगी? मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। यहाँ हम करेंगे मास ऑफ राइफल है 8000 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज इक्वल्स टू MB। मास ऑफ बुलेट हमें फाइंड करना है, ये हो जाएगी आपकी 300 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से इसको सोल्व आउट करेंगे तो मास ऑफ बुलेट आ जाएगा आपका यहाँ से 40 ग्राम, ठीक है। ये सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 40 ग्राम। तो इस अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर है सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इफ वी हैंग ए बार मैग्नेट, अगर हम एक बार मैग्नेट को लटकाएं विद ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के साथ, इट विल ऑलवेज रेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर हम क्या लेकर, जैसे कि एक यहाँ से स्ट्रिंग लेकर हमने इसको, मतलब ये आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है, एक बार मैग्नेट को लटकाया, ठीक है, तो ये जो बार मैग्नेट है ये मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, अगर हमने इसको घुमाकर छोड़ा तो थोड़ी देर बाद में ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग ही रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग ही रेस्ट में आ जाएगी। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन देखिए, A current of 1 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for fourth part of an hour, यानी कि क्या किया गया है, करंट आपका ड्रॉन किया गया है, तो करंट की वैल्यू कितनी है, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ओके, टाइम गिवन है फोर्थ पार्ट ऑफ आवर, यानी कि 60 मिनट डिवाइड बाय में 4, यानी कि 15 मिनट बोल सकते हैं, या इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 सेकेंड। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज की अमाउंट फाइंड करनी है, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू I क्रॉस में T, वैल्यू पुट कीजिए, Q हमें फाइंड करना है, I कितना है 1 एम्पियर और टाइम 900, ठीक है, सेकेंड, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 900 कूलम, राइट आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अब आपकी करेक्ट है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर लेस इन लिक्विड इन कंपेरिजन टू सॉलिड, अगर हम लिक्विड और सॉलिड का कंपेरिजन करें तो जो सॉलिड है उसमें आपका जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए सॉलिड में आपके जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इस तरह से बाउंडेड होंगे, लेकिन लिक्विड में क्या होगा, उनके बीच कुछ स्पेस होगा, तो ये सॉलिड हो गया, तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, द शेप ऑफ लिक्विड कैन इजीली बी चेंज, शेप को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पहले हमने इस कंटेनर में लिक्विड को डाला, बाद में क्या कर दिया हमने इस कंटेनर में लिक्विड को डाल दिया, तो शेप को आसानी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ लिक्विड कैन इजीली बी चेंज, क्या हम जो वॉल्यूम है उसको भी आसानी से चेंज कर सकते हैं, ये हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी में चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डेंसिटी होती है आपकी मास अपॉन में वॉल्यूम, मास आपका फिक्स्ड रहता है, वॉल्यूम आप चेंज करोगे इसके लिए आपको डेंसिटी में परिवर्तन करना पड़ेगा, तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। फोर्थ देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ लिक्विड इज नॉट सो इजी टू चेंज, बिल्कुल सही है, वॉल्यूम को हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम चेंज करने के लिए पहले में डेंसिटी में चेंज करना पड़ेगा, तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। सिक्स्थ क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन देखिए, Which of the following law or principle have been applied to form the principle of hydraulic lift used to raise heavy load, जो हम हैवी लोड को उठाने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज करते हैं वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो अपने पास्कल लॉ पर बेस्ड है। पास्कल लॉ क्या कहता है, अगर हम क्या करें, फ्लूइड लें, किसमें, एक कंटेनर में, ठीक है, एक कंटेनर में हम फ्लूइड लें और इस फ्लूइड को हम क्या करें, रेस्ट पर रखें, एंड इस पर क्या करें, हम प्रेशर अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें, प्रेशर अप्लाई करें, तो ये जो प्रेशर हमने इसके ऊपर अप्लाई किया फ्लूइड के ऊपर, ये कंप्लीट जो फ्लूइड है उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा, ये क्या रहता है आपका पास्कल लॉ, एंड ये पास्कल लॉ आपका जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है इसी का आधार है, तो सेवंथ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। मेजर पोर्शन ऑफ एसी फ्लोज थ्रू द अपर पोर्शन ऑफ ए वायर, ये पूछ रहा है भी जो एसी करंट आपका फ्लो करेगा इसमें जो करंट है वो आपके वायर के अपर पार्ट में फ्लो करेगा, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी ये टेंडेंसी रहती है कि वो हमेशा पेरीफेरी से फ्लो करे, ठीक है, पेरीफेरी से फ्लो करे ताकि आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसको कम किया जा सके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, डीसी ऑफ सेम वोल्टेज एज एसी इज मोर डेंजरस बिकॉज इन
डीसी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट डज नॉट चेंज। ये पूछ रहा है जो आपका डीसी करंट है एंड एक अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें से अगर दोनों की वोल्टेज हम सेम रखें V, तो इनमें से कौन सा ज्यादा खतरनाक होगा? तो डीसी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली आपका फ्लो करता रहेगा। अगर मान लीजिए किसी को शॉक लग गया तो उसको हाथ पीछे हटाने का भी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एसी करंट के अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। जिस टाइम डायरेक्शन चेंज होगी तो उस टाइम क्या कर सकते हैं, हम अपने हैंड को पीछे हटा सकते हैं। तो डीसी करंट क्या आपका ज्यादा डेंजरस है। Second is correct. Next, devices like electric motor that work on DC direct current are stronger than those that use AC. यानी कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक मोटर को लें, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक मोटर को लें, इनमें से एक इलेक्ट्रिक मोटर तो डीसी करंट को यूज कर रही है एंड एक एसी को यूज कर रही है। तो ये पूछ रहा है जो डीसी वाली मोटर है वो स्ट्रोंगर होगी। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो मोटर आपकी एसी करंट वाली ज्यादा स्ट्रोंगर होगी। क्यों? क्योंकि जो एसी मोटर है वो टॉर्क जनरेट कर लेगी, ठीक है, एसी मोटर टॉर्क जनरेट कर लेगी एंड टॉर्क की वजह से आपका स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, टॉर्क की वजह से आपका स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूस होगा। तो सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग करंट है, उसको मतलब ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, इसके लिए हम हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। अपने घरों में जो करंट आता है वो क्या? एसी करंट है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है एंड वोल्टेज 220 वोल्ट है। अगर हम देखें तो अपने घर के आसपास हमें एक ट्रांसफॉर्मर जरूर मिलेगा। तो डी स्टेटमेंट भी सही है। तो इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, तो वो कौन सी है? सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन देखिए, A wave of wavelength 0.50 सेंटीमीटर इज प्रोड्यूस्ड इन एयर, ठीक है। हमें वेवलेंथ दे रखी है जिसको हम लैम्डा से डिनोट करें 0.50 सेंटीमीटर और मीटर में रखें तो 0.50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड क्या है? v 250 मीटर पर सेकेंड अपनी स्पीड है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड? फ्रीक्वेंसी हमें न्यू से डिनोट करेंगे, हमें फाइंड करनी। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी? वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ हो जाएगी, वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ। तो वेलोसिटी कितनी अपनी 250, एक सेकेंड रुकिए, वेलोसिटी अपनी 250, तो इसको रखें हम 250। वेवलेंथ कितनी है? 0.50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2। जब इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो ये अपनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 50,000 हर्ट्ज। आप इस कैलकुलेशन को कीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 50,000 हर्ट्ज। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इट इज एट रेस्ट। ये बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो ये बॉडी क्या आपकी रेस्ट पर है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, फर्स्ट इज करेक्ट। देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द व्यूअर। जो आपका व्यूअर है उसके बिना रेस्ट और मोशन का कोई मतलब है? बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी सही है। अब देखिए, इसको समझने के लिए आप एक ट्रेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ट्रेन का एक ये डिब्बा है, इसमें 2 पर्सन बैठे हुए हैं, एक ए एंड एक बी। ए और बी ये क्या है? एक दूसरे के लिए क्या है? रेस्ट पर है, ठीक है। लेकिन एक बार सी पर्सन खड़ा है तो सी के लिए क्या है? ये दोनों मोशन में है। सी के लिए ए और बी क्या है? ए और बी मोशन में है और ए बी के लिए भी सी क्या है? मोशन में। लेकिन दोनों क्या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? व्यूअर पर। अगर इसको दूसरे टर्म्स में बोले तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है दोनों की दोनों, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर है वो बिल्कुल थिन होता है और किस चीज का बना होता है? ग्लास एंड प्लास्टिक का। तो फर्स्ट एंड 3 आपके राइट आंसर है, इसीलिए क्या होता है आपका ये हल्का ही रहता है। नेक्स्ट वन देखिए 12th। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। यानी कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रही है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो इसके केस में क्या होगा? आपकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये यहाँ पर है एंड ये यहाँ पर है, जब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। मान लीजिए ये यहाँ पर है और थोड़े देर बाद ये मुड़कर यहीं आ जाती है, तो उस केस में आपकी जो डिस्टेंस है एक्स एंड एक्स, तो उस केस में आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी?
2x हो जाएगी एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन जब तक ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है और डायरेक्शन नहीं बदलती तब तक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपके इक्वल रहेंगे। 12th क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन देखिए, डायमेंशन ऑफ स्पीड। स्पीड क्या रहती है अपनी, स्पीड रहती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या रहती है आपकी l और टाइम की डायमेंशन रहती है t। तो इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगी अपनी डायमेंशन m0 l1 और t-1। तो इस अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 13th क्वेश्चन, राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट वन देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग डिवाइज्ड बैरोमीटर। बैरोमीटर की खोज किसने की, तो बैरोमीटर की खोज की आपकी टोरसेली ने, ठीक है। और बैरोमीटर है वो किसके लिए यूज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना हो या हमें क्या करना हो, वेदर फोरकास्टिंग करनी हो, तो वहां हम बैरोमीटर को यूज करते हैं। तो 14th क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन। How much time will take a 4 kilowatt immersion rod to raise the temperature of 1 liter of water from 30 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमें क्या गिवन है, एक रोड गिवन है, उस रोड की पावर है 4 किलोवाट, जो क्या कर रही है 1 लीटर वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रही है। तो डेटा लिखते हैं, अपने पास क्या है, पावर है 4 किलोवाट, जिसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर 10 रेज पावर 3। पावर क्या गिवन है, 4 इंटू 10 टू द पावर 3 वोट। और क्या गिवन है हमें, वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर, इसको लिख सकते हैं हम 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। अगर लीटर को सेंटीमीटर में लिखे तो हम इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट क्या गिवन हमें, टेम्परेचर में चेंज, डेल टी है 30 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस। और हमें क्या गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू में टाइम, पावर इंटू में टाइम। एनर्जी किसके इक्वल होगी, एनर्जी होगी एम सी डेल टी के इक्वल, जहां पर एम क्या है मास, सी स्पेसिफिक हीट, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर। पावर को हम रखेंगे पावर और टाइम की जगह हम रखेंगे टाइम। फिर फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर देखिए मास कितना है, मास हमें निकालना पड़ेगा, हमारे पास है वॉल्यूम और हमें डेंसिटी ऑफ वाटर का पता है, ये कैलकुलेशन करते हैं हम। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगी, मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर रहती है आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास हमें कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम हमारे पास है 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको हम करेंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मास आ जाएगा 10 टू द पावर 3 ग्राम। लेकिन मास हमें किस में चाहिएगा, किलोग्राम में, तो मास हो जाएगा अपना 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर रखेंगे हम मास की जगह 1 किलोग्राम। सी कितनी है 4.18 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, इधर रखिए ना, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मल्टीप्लाई करेंगे डेल टी अपने पास 30। पावर हमारी है कितनी है 4 इंटू में 10 टू द पावर 3 और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। इसके हम क्या करेंगे, फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ से 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आ जाएगा 4.18 इंटू में 30 डिवाइड बाय में 4, ये हो गया अपना टाइम। ठीक है, तो इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी, टाइम इज इक्वल टू 31.35 सेकेंड। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। 15th क्वेश्चन, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन देखिए, द कर्वेचर ऑफ द लेंस ऑफ एन आई इज अल्टर्ड बाई, जो आई का लेंस है उसका कर्वेचर है वो, उसमें मतलब जो चेंज आएगा, यानी कि जो हम पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ती हैं तो किसकी वजह से होगा, सीलियरी मसल की वजह से। तो 16th क्वेश्चन का राइट आंसर है सीलियरी मसल, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट वन देखिए, Which of the following is are the laws of reflection in case of a light ray reflected by a smooth surface। यानी कि आपने एक सरफेस लिया, ये क्या हो जाएगी अपनी नॉर्मल हो जाएगी, ये आपकी क्या है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, अब देखिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको आई लेते हैं एंड इसको हम आर से शो करें तो हमेशा अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट कोप्लेनर, है क्या ऐसा, ये तो दोनों एक ही प्लेन पर क्या कर रही हैं, लाई कर रही हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट अपनी रॉन्ग हो गई।
थर्ड, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट अ पॉइंट ओ इंसिडेंस आर कोप्लेनर। ये स्टेटमेंट सही है, क्या सारी कोप्लेनर है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या आपकी करेक्ट है। हमें फाइंड क्या करनी थी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन केस ऑफ, ये सही कौन कौन सी है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, सन रेडिएट्स अबाउट दिस जूल एनर्जी एवरी सेकेंड। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। तो ये होगा 3.92 इंटू 10⁻26, ऑप्शन सी। 18th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। Which of the following represent the critical angle of medium theta c for the light going from the medium to the air। यानी कि हम इस तरह से ले लेते हैं, ऊपर क्या अपना मीडियम है एंड नीचे एयर है। यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल है वो थीटा सी है एंड इधर अपना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 है, जो हमें म्यू के इक्वल गिवन है। इधर μ2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और जो एंगल हमसे क्रिटिकल एंगल पूछा गया है, तो यहाँ पर अपना थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी कंडीशन इस तरह से होगी। हम अप्लाई क्या करेंगे, यहाँ पर स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, μ1 यानी कि μ1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा सी किसके इक्वल होगा, μ2 इंटू में साइन 90 डिग्री। μ1 की वैल्यू कितनी है, μ1 साइन थीटा सी, ये साइन थीटा सी हो जाएगा। μ2 की जगह कितना आ जाएगा, 1 साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो म्यू हो जाएगा आपका, सॉरी म्यू नहीं फाइंड करना, हमें थीटा सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से थीटा साइन थीटा सी किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन में म्यू। यहाँ से अगर हम थीटा सी की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा अपना साइन इनवर्स 1 अपॉन में म्यू, जो कि अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19th का। नेक्स्ट वन देखिए, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है पावर किसकी इक्वल होती है, 1 अपॉन में फोकल लेंथ, और हमें पता है फोकल लेंथ की जो SI यूनिट है वो क्या रहती है, मीटर। तो इस अकॉर्डिंग पावर की SI यूनिट क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में मीटर और मीटर इनवर्स। तो 20th क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, तो आज की क्लास में हम D++ नेचुरल साइंस के 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। और मतलब एक पेपर में आपके 20 क्वेश्चन ही रहते हैं फिजिक्स पोर्शन के। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोई और पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।